हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद आर्या पर। जैसे कि हमने बताया था कि फर्स्ट जो पार्ट है वो हम पिछली वीडियो में आपको करा चुके थे। आपका जो अनसोल्ड कोड था, नंबर था 346 VT, उसका पार्ट 1 हम आपको दे चुके थे। ठीक, अब बारी है पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 आज हम लेके आए हैं आपके लिए। तो पार्ट 2 को प्रस्तुत करने से पहले, देखने से पहले देखिए, मैं आपको कुछ मोटिवेशन कोड लेके आया हूँ जो आपके जो दिन भर की ऊर्जा है, जो आपके लाइफ स्टाइल जैसा आपको उसको एक मोटिवेशन प्रदान करेगा, एक ऊर्जा प्रदान करेगा। क्योंकि आपके पता है कि बोर्ड पेपर है, उसमें आपका सिर्फ एक ही महीना शेष बचा है। उसके लिए आइए पहले मोटिवेशन कोड को देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अनसोल्ड पेपर की तरह। तो मोटिवेशन कोड है जैसे कि धैर्य बनाकर रखिए, धैर्य बनाकर रखिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, धैर्य बनाकर रखिए और मेहनत करते रहिए। अब आपका किस्सा नहीं, एक दिन आपकी कहानी बनेगी। ठीक, आपका किस्सा नहीं, आपकी एक दिन कहानी बनेगी। तो धैर्य रखना है। जैसे जैसे मैं कुछ बच्चों को देख रहा हूँ, पेपर नजदीक आ रहे हैं, बड़े उत्साहित हैं, है ना, उनका मोटिवेशन डाउन हो रहा है, आके कह रहे हैं कि सर हमें याद नहीं हो रहा है। ठीक, तो धैर्य बना के रखिए। आपने तैयारी की है तो आपको सब कुछ आता है, इसी के लिए। और मेहनत करते रहिए, खूब सारी मेहनत करिए। अब आप अगर 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सिर्फ 2 घंटे आपके पास से और बढ़ा दीजिए उसको। ठीक, 2 घंटे और बढ़ाएंगे तो फिर एक दिन आपका किस्सा नहीं, एक दिन आपकी क्या बन जाएगी, पूरी कहानी बन जाएगी। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा तो उस दिन की बात क्या कहानी होगी, क्योंकि आपके टॉपर लिस्ट में क्या होगा, नाम होगा। ठीक, तो आपको सिर्फ मेहनत करनी है, धैर्य बनाकर रखना है और अपने माँ बाप का नाम क्या करना है, रोशन करना है। इसी के क्रम में आइए करते हैं अपना अनसोल्ड पेपर पार्ट 2 को। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, लिखा है कि 4 तक हम पिछले वाले पेपर में आपको करा दिए थे। 5 वाले में चलते हैं। 5 का क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अपसारी लेंस एवं 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एवं 8 अभिसारी लेंस एक ही मुख्य अक्ष के परस्पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। मुख्य अक्ष से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने। ठीक है, हाँ, तो ये 8 कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन में ये गलत मिस्टेक से कुछ ना कुछ टाइप हुआ है। क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का एक अपसारी लेंस दे रखा है और 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक कौन सा अभिसारी लेंस दे रखा है। दोनों की परस्पर दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो मुख्य अक्ष से एक वस्तु की कितनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब रखा जाए कि वह अनंत पर बने। ठीक, तो यहाँ 2 चीजें आप समझेंगे। सबसे पहले एक नाम आया है इसमें अपसारी, क्या नाम आया है, अपसारी। ठीक, एक नाम आया है अपसारी और दूसरा नाम आया है इसमें अभिसारी। तो याद रखिए, अपसारी जो होता है वो अवतल को बोलते हैं, अवतल लेंस की भांति, और अभिसारी जो होता है वो होता है उत्तल। ठीक है, उत्तल। याद करने की अगर ट्रिक को समझें तो अपतल, अवतल, बस पा और बा का अंतर है ना। तो अब से याद करिए, अवतल, अभिसारी तो हो ही गया, फिर उत्तल लेंस। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, अवसारी अवतल लेंस, अभिसारी जो होगा वो उत्तल लेंस होगा। अब सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए, अवसारी जो लेंस है, अवसारी लेंस, ठीक, अवसारी लेंस जो है उसकी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक क्या है, अपसारी। अपसारी के लिए हम लिख देते हैं, ठीक है, F1 ले लेते हैं, जो आपको अपसारी के लिए दिया है। अपसारी अवतल है, अवतल के लिए आपको पता है कि F की वैल्यू किस में लेंगे, माइनस में। तो माइनस का 20 सेंटीमीटर और F2 अभिसारी के लिए जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। ठीक, कितनी है, 30 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। कुछ चित्र के द्वारा समझते हैं। जैसे ये मान लो कोई एक क्या है, अवतल, और ये क्या है, कोई उत्तल लेंस। ठीक, यहाँ कोई वस्तु रखी है, यहाँ कोई वस्तु आपके पास कोई वस्तु रखी है। ठीक,
अब क्या होगा कि इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो आपको दे रखी है इस क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ से ये प्रकाश की किरण जाएगी इस पे टकराने के बाद, ठीक, ये टकराएगी यहाँ पे, है ना, और फिर टकराने बाद इसका प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब बनेगा वो देखते हैं किधर बनता है, ठीक है। और जो प्रतिबिंब इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो उत्तल लेंस के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का कार्य करेगा, ठीक। अवतल लेंस के द्वारा या कहें कि अपसारी लेंस के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो उत्तल लेंस के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। तो इसलिए पहले हम इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब इसके लिए हम v की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इसके लिए अवतल लेंस के लिए, ठीक है, अवतल लेंस के लिए मान लेते हैं कि यहाँ से ये दूरी जो है वो x है, ठीक है, कितनी मान लें कि x दूरी है ये, यहाँ पे तक कि हम मान ले रहे हैं कि ये दूरी कितनी है, x से दूरी है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, देखिए इधर क्या होगा फार्मूला कि, ठीक है, जो प्रतिबिंब आपका दूरी हमने मान ली वो कितनी मान ली, x। अब देखिए फार्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u, ये फार्मूला आप जानते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। ये फार्मूला होता है, आपको पता है, ये फार्मूला आपके पास होता है, ये फार्मूला आपके पास लेंस के लिए फार्मूला है, ठीक, किसके लिए, लेंस के लिए फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए f की वैल्यू, अवतल की बात कर रहे हैं तो माइनस का 20, यहाँ u की वैल्यू क्या होगी, u की वैल्यू माइनस होगी, क्योंकि अवतल के लिए ले रहे हैं तो u की वैल्यू हमने क्या मान ली, माइनस का x, ठीक। u क्या होता है, u होता है लेंस से वस्तु तक की दूरी, ठीक। तो ये जो पूरी दूरी थी हमने यहाँ से, ये जो लेंस मान लो, इस पूरी दूरी ले लो, यहाँ से यहाँ तक की वस्तु की दूरी को हमने कितना मान लिया, x, तो माइनस का x लगा दीजिए वैल्यू। 1/f की वैल्यू आपके पास पता है कितनी है, -20 बराबर 1/v, और माइनस हो जाएगा, या इसको एक तरफ ले आइएगा तभी कर दे हैं, तो आपको वो किसकी वैल्यू निकालनी है, आपके पास v निकालना है। तो 1/f बराबर हो जाएगा, इधर आके ये प्लस का u बराबर 1/v, या 1/v बराबर f की वैल्यू माइनस का 20 है और माइनस का ये हो जाएगा 1/x, u की वैल्यू -x रख देंगे, ठीक है। तो ये v की वैल्यू आ गई 1/v बराबर आ गया 1/-20 और माइनस का x आ गया, ठीक। अब ध्यान देंगे, देखिए दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 1/20 बराबर, यहाँ माइनस कॉमन लिए, यहाँ 1/20, यहाँ बच जाएगा प्लस का 1/x। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1/v बराबर यहाँ आ जाएगा 20x, दोनों की गुणा, x की इधर हो जाएगी x + 20, या जो v की वैल्यू होगी उल्टा कर दीजिए, माइनस का 20x/x प्लस का 20, ये वैल्यू हो गई हमारे पास p की, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास हो गई किसकी, v की। अब बात कर लेते हैं किसके लिए, अब उत्तल के लिए, उत्तल के लिए। तो यहाँ u बराबर कितना होगा, u बराबर, अब इसके लिए जो प्रतिबिंब आया v, अब ये देखिए माइनस का आया तो इसी साइड कहीं ना कहीं इसका ये प्रतिबिंब बन गया होगा, ठीक है, इसी साइड बना होगा क्योंकि माइनस की वैल्यू आई और माइनस इसी साइड, ये इसको माइनस ये शो कर रहा है कि इसका प्रतिबिंब इसी साइड कहीं बना है, ठीक। तो ये अब यहाँ से इसके लिए ये किसका काम करेगा, वस्तु का। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो मान लेते हैं ये 15 है और 15 प्लस पूरी कितनी हो जाएगी, ये x, ठीक। तो यहाँ सॉरी v हो जाएगी 15 प्लस का v, ये वैल्यू होगी u की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फार्मूला, आप जानते ही हैं 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u, ये फार्मूला है, ठीक है। अब क्या सॉल्व करेंगे, देखिए अब इसके लिए v की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 30 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, 30, ठीक। तो v की वैल्यू निकालनी है तो पहले बराबर आ जाएगा 1/f प्लस का 1/u, ये आपके पास आ गई, ठीक है। अब आप जानते हैं यहाँ से v की वैल्यू 1/∞ दे रखी है, 1/f प्लस का 1/u, और ये आ जाएगा माइनस का 1/u बराबर 1/f के, ठीक। या यहाँ से निकाल लिए f बराबर आ जाएगा -u के। अब देखेंगे f बराबर अगर -u का है, ठीक है, तो f की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी माइनस में दे रखी है, कितनी,
माइनस का 15 प्लस बी, ठीक है, कितनी दे रखी है 15 प्लस का बी, ये माइनस में दे रखी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 15 प्लस बी के बराबर। v की यहाँ से वैल्यू रखेंगे, v की वैल्यू आपके पास आ गई है 20x बटे x प्लस का 20। इसके नीचे एक मानिए f की वैल्यू क्वेश्चन से आपको कितनी दे रखी है 30, तो ये हो जाएगा 15 प्लस का 20x, ठीक है। एलसीएम ले लें, यहाँ पे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा x प्लस का 20 गुणा करिए 15x प्लस इसकी 15 दूनी 300 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 0 और प्लस का 20x, ठीक। इसकी उधर गुणा कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा 30x प्लस 600 बराबर आ गया 15x प्लस 300 प्लस का 20x, ठीक है। 15 और 20 कितने हो जाएंगे टोटल 35x प्लस 300 और इधर आ जाएगा 30x प्लस का 600, ठीक। इसको इधर ले आएंगे, 600 में से इधर ले आएंगे तो माइनस का 300 और इधर 35x, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 30x। तो यहाँ पे जो बच रहा है 5x बराबर कितना बच रहा है 300, तो 5 छक 30, तो x की जो वैल्यू आ गई वो 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप क्या रखेंगे, क्या लिखेंगे इसका आंसर, इसका आंसर बोलेंगे कि हम जो वस्तु है उसको अवतल से या कह सकते हैं किसको अभिसारी लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, जिससे जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो किस पर बन जाएगा, अनंत पर बनेगा, ठीक। क्या लिखेंगे कि अभिसारी लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब किस पर बन जाएगा, सॉरी अभिसारी लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर जो प्रतिबिंब होगा वो किस पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर था, एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि आपको थोड़ा सा लॉजिकल करना था। तो ये सवाल था पहला 5वें का, ठीक। एक बार आप देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब का बनना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए उपयुक्त किरण आरेख द्वारा दिखाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक भी प्राप्त कीजिए, ठीक। तो आवर्धन क्षमता का व्यंजक भी निकालना है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पूछा है। क्या होती है संयुक्त सूक्ष्म, आइए देखते हैं कि अत्यंत सूक्ष्म एवं निकट स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग करके देखने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, ठीक। अत्यंत सूक्ष्म एवं निकट स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंबों को देखने के लिए जिस यंत्र का हम उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक। सूक्ष्म एवं निकट की स्थिति वस्तुओं के प्रतिबिंबों को देखने के लिए हम भी जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, ठीक। आइए इसकी देखते हैं रचना कैसी है, तो ध्यान दीजिए। रचना क्या है कि एक बेलनाकार नली को हम पहले ए सिरे से छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं। तो देखिए जैसे कि आप चित्र को देख रहे हैं, ये चित्र है आपके पास, ये छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा है और एक ये बड़े द्वारक का कौन सा लेंस लगा है, ये बड़े द्वारक का एक नेत्र का लेंस है। छोटे द्वारक का जो लेंस लगा होगा उसे अभिदर्शक लेंस बोलते हैं, जबकि नली के एक दूसरे सिरे पर हम किसका, बड़े द्वारक का एक लेंस लगा होता है जिसे हम नेत्र का लेंस कहते हैं, ठीक। तो छोटे द्वारक का जो लेंस होगा उसे अभिदर्शक लेंस कहेंगे और जो बड़े द्वारक का लेंस होगा उत्तल लेंस, उसे हम कौन सा कहेंगे, नेत्र का लेंस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये छोटे द्वारक का लेंस लगा है और ये बड़े द्वारक का लेंस लगा है। तो आपने कहा कि छोटे एक किनारे पर एक छोटे द्वारक का लेंस लगा होता है जिसे हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं, और जबकि एक बड़े द्वारक का लेंस दूसरे सिरे पर एक उत्तल लेंस लगा होता है जो कैसा होता है, बड़े द्वारक का, उसे हम अभिनेत्र लेंस या फिर नेत्र का लेंस कहते हैं, ठीक। नेत्रिका के फोकस तार पर क्रॉस तार लगे होते हैं जिस पर प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है। ये क्रॉस तार लगे हुए हैं, ठीक, फोकस पर। तो इस पर प्रतिबिंब के क्रॉस तार लगे होते हैं जिसको हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब ज्ञात करना है। ये रचना होगी। तो रचना में सिर्फ आपको इतना ही करना है कि किनारे पर एक छोटे द्वारक का लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस, जिसे हम कौन सा लेंस कहते हैं, अभिदर्शक, और एक दूसरे किनारे पर एक बड़ा लेंस लगा, बड़े द्वारक का लेंस लगा होता है जिसे हम कौन सा नेत्र कहते हैं, अभिनेत्र लेंस या फिर नेत्र का लेंस कहते हैं। नेत्रिका के फोकस पर क्या लगाते हैं, क्रॉस तार, जिस पर हमें प्रतिबिंब ज्ञात करना है, ठीक। आगे अगर बात करें इसकी प्रूफ की, तो देखिए
प्रूफ क्या है कि इसके समायोजन की पहले बात कर लेते हैं। समायोजन इसका कैसे करते हैं, तो नेत्रिका को इस प्रकार आगे पीछे खिसकाकर समायोजित करते हैं। जो नेत्रिका वाला लेंस है, बड़े द्वारक का जो लेंस है, उसको आगे पीछे खिसकाकर इस प्रकार समायोजित करेंगे कि जिससे कि जो फोकस और क्रॉस तार में कोई लंबन ना रहे, कोई क्या ना रहे, लंबन ना रहे, और प्रतिबिंब का क्रॉस तार पर प्राप्त हो सके। जो प्रतिबिंब है वो किस पर प्राप्त हो सके, क्रॉस तार पर प्राप्त हो सके। इसका समायोजन, कभी कभी समायोजन भी पूछ लेते हैं किस प्रकार करते हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि नेत्रिका लेंस को आगे पीछे खिसकाकर हम इस प्रकार समायोजित करते हैं कि फोकस और क्रॉस तार में कोई क्या ना रहे, लंबन ना रहे, और प्रतिबिंब है वो किस पर प्राप्त हो जाए, क्रॉस तार पर प्राप्त हो जाए। ठीक, आइए इसके अब चित्र से देख लेते हैं। चित्र जो आपने बनाया था उसकी क्या रचना है, क्या कार्यविधि है। तो आपने लिखा था कि माना मुख अक्ष पर एक वस्तु क्या रखी है, ए बी रखी है। ठीक है, मुख अक्ष पर एक वस्तु क्या रखी है, ए बी, जिसका अभिदर्शक के द्वारा बड़ा उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब नेत्रिका के प्रथम फोकस के अंदर ए डैश बी डैश बनता है। ठीक, पहले इसको सुन लीजिए, फिर चित्र के माध्यम से मैं आपको याद करा दूंगा ये पूरा। देखिएगा, तो ए और ए डैश बी डैश बनता है। यह प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए किसका काम करता है, वस्तु का काम करता है। जब जिसका नेत्रिका के द्वारा आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। पी डैश की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम दो बिंदुदार रेखाएं लेते हैं और इनमें से एक रेखा नेत्रिका के द्वितीय फोकस एफ ई से जाती है तथा दूसरी रेखा प्रकाश किरण के प्रकाशिक केंद्र ई से जाती है। ये दोनों रेखाओं को पीछे की ओर बनाने पर बिंदु वी डैश की स्थिति प्राप्त होती है। आइए इसको चित्र के द्वारा याद करते हैं। तो चित्र क्या था आपके पास, देखिए ये डायग्राम था आपके पास। ठीक, ये डायग्राम था। ये आपको पता है कौन सा लेंस है, अभिदर्शक। कौन सा लेंस है, अभिदर्शक लेंस। और ये आपके पास कौन सा है, नेत्रिका, नेत्रिका लेंस। ठीक, आपके पास एक वस्तु रखी है, ये कोई वस्तु है आपके पास, ए बी कोई क्या है, वस्तु। ठीक है, अब प्रकाश, ये कोई आपको पता है कौन सा विद्युत, प्रकाश की किरण गई इस वस्तु पे, इस पे टकराने के बाद इसका काम क्या हुआ, ये इस तरफ रह जाएगी। ठीक, और यहीं से एक सीधे प्रकाश की किरण आएगी जो यहाँ पे आगे मिल जाएगी। ठीक है, ये मिल गई। और ये आपका कोई क्या है, ये। ठीक है, ये आपका कौन सा लेंस है बताइए, ये नेत्रिका लेंस है ये पूरा। ठीक है, ये नेत्रिका लेंस है। तो ए बी को एक वस्तु रखी है, ये यहाँ पे आके मिल गई, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, ये जो प्रतिबिंब बनेगा, अब ये यहाँ पे बनेगा इसका प्रतिबिंब। ठीक है, जो कैसा होगा, वस्तु से उल्टा होगा, वास्तविक होगा, और वस्तु से कैसा होगा, बोलिए छोटा। ठीक, तो देखेंगे, उल्टा बना लीजिए इसको, ये बी डैश और ए डैश। ठीक, तो देखिए आपने ये लिखा था कि जब यही लिखा आपने यहाँ पे, देखिए माना कोई मुख अक्ष पर एक वस्तु क्या रखी है, ए बी, एक वस्तु क्या रखी है, ए बी, एक वस्तु ए बी रखी है, उसका बड़ा उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब नेत्रिका के प्रथम फोकस के अंदर ए डैश और बी डैश बनता है। तो उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और वस्तु से कैसा बनेगा, ये बड़ा बनेगा। ठीक, जब वास्तविक होगा तो वस्तु से उल्टा बनेगा और वस्तु का कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब है वो अभिदर्शक लेंस के द्वारा कैसा बना है, ए डैश और बी डैश, जो वस्तु की अपेक्षा कैसा है, उल्टा है, वास्तविक है, और कैसा है, वस्तु से बड़ा है। अब जो ए डैश और बी डैश है, इस लेंस के द्वारा, इस लेंस के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। जब वस्तु का काम करेगा तो इसका प्रतिबिंब जो होगा, जो इसका प्रतिबिंब होगा वो देखिए, ठीक है, इसका जो प्रतिबिंब होगा वो इधर देखेंगे, इसका प्रतिबिंब होगा तो यहाँ से ये प्रतिबिंब बनेगा। देखिए इस तरफ ये प्रतिबिंब बन रहा है इसका, ये प्रतिबिंब बनेगा इसका। ठीक है, जो वस्तु की अपेक्षा कैसा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, और वस्तु से बड़ा होगा। तो ये जो ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब है नेत्रिका लेंस द्वारा वी डैश और ए डैश आपका बन जाएगा। ठीक है, वी डैश और ए डबल डैश, वी डबल डैश और ए डबल डैश बनेगा। जो वस्तु की अपेक्षा कैसा होगा, बोलिए कैसा होगा, बड़ा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। तो क्या किया आपने, कुछ भी नहीं किया। क्या आपने एक वस्तु ए बी रखी, अभिदर्शक द्वारा ए बी वस्तु का जो प्रतिबिंब था वो ए डैश और बी डैश बन गया। जो वस्तु की अपेक्षा कैसा है,
बड़ा है, वास्तविक है और उल्टा है। अब ये ए डैश और बी डैश इस नेत्र का लेंस के लिए किसका काम करेगा? वस्तु का काम करेगा, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बन जाएगा? ए डबल डैश और बी डबल डैश, जो वस्तु की अपेक्षा कैसा है? आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है। ठीक, अब बिंदु वी डैश की स्थिति या बिंदु ए डबल डैश की स्थिति को ज्ञात करने के लिए हम दो बिंदुदार रेखाएं लेते हैं। ये आपको बिंदुदार दो रेखाएं दिख रही होंगी यहाँ पे, ठीक है, दो बिंदुदार रेखाएं। तो दो बिंदुदार रेखाएं लेते हैं। बिंदुदार रेखाएं होती है जो देखिए नेत्रका के द्वितीय फोकस से होकर जा रही है, और एक यहाँ प्रकाशिक केंद्र ई से होकर जा रही है। ठीक है, नेत्रका के द्वितीय फोकस एफ ई और एक प्रकाशिक केंद्र ई से होकर जा रही है। दोनों को जब पीछे की ओर मिलाएंगे तो यहाँ पे आके मिलती है, यही बिंदु वी डबल डैश की स्थिति प्राप्त होती है। ठीक, या इसको नाम दे दीजिए ए डबल डैश की स्थिति प्राप्त होती है। दो बिंदुदार रेखाएं होती हैं, एक प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, दूसरी कौन सी जा रही है? नेत्रका के द्वितीय फोकस एफ ई से होकर जाती है। दोनों को पीछे की ओर बढ़ाने पर हमें बिंदु वी डबल डैश की स्थिति प्राप्त होती है। ये आपकी इसमें कार्यविधि थी। ठीक, तो फिर से सुन लीजिए क्या था इसमें। देखिए, ये आपका अभिदर्शक, ये नेत्र का लेंस। तो एक वस्तु ए बी है, ए बी से प्रकाश की किरण चली तो वस्तु जो आपका अभिदर्शक लेंस है, इस ए बी का जो प्रतिबिंब उसने कैसा दिया? यहाँ पे बोलिए कैसा दिया? वास्तविक था, उल्टा था और वस्तु से बड़ा। अब ये जो प्रतिबिंब बना इस नेत्र का लेंस के लिए किसका काम किया? वस्तु का काम किया। जब वस्तु के काम किया तो इसने उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाया ए डबल डैश और बी डबल डैश, जो वस्तु की अपेक्षा आभासी सा, सीधा था और वस्तु से बड़ा था। वी डबल डैश की स्थिति प्राप्त करने के लिए दो बिंदुदार रेखाएं लेते हैं, एक प्रकाशिक केंद्र ई से, दूसरा नेत्रका के द्वितीय फोकस एफ ई से होकर जाती है। दोनों को पीछे की ओर बढ़ाने पर बिंदु डबल डैश की स्थिति प्राप्त होती है। ठीक, ये आपकी रचना एवं क्या है? कार्यविधि। आगे बढ़ते हैं। इसका आवर्धन क्षमता का देखिए फार्मूला क्या है, ये प्रूफ करते हैं। तो आवर्धन क्षमता बराबर आप जानते हैं एम बराबर बीटा बटे एल्फा। बीटा क्या है? ठीक है, बीटा है, बीटा और अल्फा क्या होते हैं? बीटा होते हैं। देखिए, इसको वैसे आप जानते हो आवर्धन क्षमता बराबर माइनस का वी अपॉन डी। ठीक है, एम बराबर क्या वैसे क्या जानते हैं? एम बराबर होता है माइनस का बी अपॉन डी। ठीक, वस्तु के लेंस से वस्तु तक की दूरी बटे लेंस से प्रतिबिंब की तक की दूरी बटे लेंस से वस्तु तक की दूरी, ये फार्मूला होता है। और यहाँ आपका है नेत्रका के द्वारा, ठीक है, यहाँ ये हो जाएगा बीटा बटे एल्फा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बीटा बटे एल्फा। बीटा बटे एल्फा क्या होता है? तो आंख पर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे ये होता है प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण। ठीक है, दर्शन कोण बटे प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ये फार्मूला होता है आवर्धन क्षमता एम का, एम बराबर बीटा बटे एल्फा। प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटे वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ठीक, ये फार्मूला होता है। अब देखिए, उसमें हम एंगल लिए थे हमने एल्फा और बीटा, तो हम मान लेंगे कि जो एल्फा और बीटा है बहुत क्या है? वो बहुत आपके क्या है? छोटे हैं। ठीक, तो बहुत छोटे हैं तो ध्यान देंगे, उसमें अगर बहुत छोटे हैं तो इसमें हम दो त्रिभुज आपके बन रहे हैं। ठीक है, दो त्रिभुज आपके उस चित्र में बन रहे हैं, यहाँ ध्यान देंगे। देखिए, दो चित्र में आपके दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये चित्र है आपके पास, तो इसमें आपके त्रिभुज भी आपको दिख रहे होंगे। ठीक, दो त्रिभुज आपके बन रहे हैं, एक ये त्रिभुज बन रहा है, देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज है आपके पास एक। ठीक है, और एक यहीं पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है आपका कौन सा? बोलिए, अगर वस्तु ये ए और बी है तो ये प्रतिबिंब आपका बन जाएगा कितना? वी डैश और ए डैश। तो एक ये त्रिभुज बन रहा है आपका यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, सही है, और ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब इसी की बात कर लेते हैं। दो त्रिभुज आपके बन रहे हैं, बस दो ही त्रिभुज से उन्होंने बात की गई है उसमें। ठीक, तो दो त्रिभुज हम देख लेते हैं, तो देखिए आगे प्रूफ करते हैं। तो इसमें दो त्रिभुज है, एक में आपका एल्फा बन रहा है, एक में क्या बन रहा है? बीटा। ठीक, तो एल्फा बराबर हो जाएगा, क्योंकि बीटा बराबर आप जानते हैं लाल बटे कक्का, अगर आपने पढ़ा हो लाल बटे कक्का, तो क्या है? लंब बटे आधार। ठीक,
लंब बटे आधार, तो tan बीटा देंगे तो लंब बटे आधार हो जाएगा, ये लंब बटे आधार। तो यहाँ देंगे लंब बटे आधार में आपको बता देता हूँ त्रिभुज में, तो ये हो जाएगा आपका, ये त्रिभुज आपका फार्मूला था, ये चित्र था आपका, यहाँ पे जो स्थिति थी वो a डैश और क्या आ जाती बोलिए b डैश। इस पॉइंट को आप मान लीजिए, इसको पॉइंट को आप E मान लीजिए। तो ये आप जानते हैं, और ये आपका कौन सा एंगल है, बीटा। तो बीटा एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो a डैश b डैश बटे क्या हो जाएगा, a डैश e या e a डैश। ठीक, इस वाले त्रिभुज में a डैश b डैश बटे क्या हो जाएगा, e a डैश। इसी प्रकार के अगर इसमें, इस वाले त्रिभुज में अगर आप इसको मान लो यहाँ पे अल्फा, तो ये वाला त्रिभुज मान लो a और b वस्तु रखी हुई है, ये क्या है, a और b वस्तु रखी है। तो यहाँ पे अल्फा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो यहाँ त्रिभुज में आ जाएगा tan अल्फा बराबर ए बी बटे माइनस का डी। डी क्या है, डी है आपकी, डी है जो आप जानते हो, डी न्यूनतम दूरी है जिसको आप कितना लेते हो, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जो मनुष्य की आप जो देख सकते हो वो कितनी दूरी तक देख सकता है, 25, न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए a डैश b डैश बटे ई ए डैश आ गया। ठीक, a डैश देखो इस तरीके से त्रिभुज बन रहा था, तो ये आपका बीटा है तो इसके सामने का ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार। तो a डैश b डैश बटे कितना हो जाएगा, ये लंब बटे आधार, तो लंब आधार कितना है, ई ए डैश। तो यहाँ आ जाएगा a डैश b डैश बटे ई ए डैश। ठीक, और अल्फा की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगा tan अल्फा के बराबर, तो आप उसी ध्रुवीय तरफ मांग रहे थे। ठीक है, उस चित्र में दिखाया था वो हो जाएगा ए बी बटे माइनस का डी। डी क्या है, यह न्यूनतम दूरी। ठीक, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई ए बी बटे माइनस का डी। तो अब वैल्यू रख देंगे, अल्फा की भी है हमारे पास, बीटा की भी है। फार्मूला आप जानते हैं एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा, तो बीटा की जगह आप रख दीजिए और ये किसकी वैल्यू रख दी हमने, अल्फा की। जब बीटा और अल्फा की वैल्यू रख दी तो हमारे पास ये आया है, देखिए ये आया हमारे पास यहाँ से आया बीटा और अल्फा की वैल्यू रखने के बाद a डैश b डैश बटे ए बी इंटू माइनस का d बटे ई ए डैश, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। a डैश b डैश की वैल्यू हम रख देंगे कितनी, v नॉट, और ए बी की वैल्यू रख देंगे हम कितनी, u नॉट, और ये हम माइनस d लिख ही रहे थे, और ये e नॉट की हो जाएगी प्लस का u ई। ये वैल्यू आप देख लेंगे वहाँ से चित्र से। तो देखिए मैं बता देता हूँ ये वैल्यू कैसे आ गई आपकी। देखिए ये चित्र था आपके पास, ठीक है, यहाँ से अगर बात करेंगे तो ए बी आपके पास ये वस्तु थी, ए बी क्या थी, ये ए और बी। ठीक है, ए बी एक वस्तु थी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप जानते हैं अभिदर्शक लेंस है, कितनी हो जाएगी, ए बी की दूरी u नॉट, अभिदर्शक के लिए हम u नॉट से लिख देते हैं। ठीक, a डैश b डैश आप जानते थे कि यहाँ प्रतिबिंब बन रहा था a डैश और b डैश, ये प्रतिबिंब बन रहा था। ठीक है, तो a डैश b डैश किसका प्रतिबिंब बन रहा था, अभिदर्शक लेंस के द्वारा ए बी का प्रतिबिंब बन रहा था। तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को हम v से लिखते हैं और अभिदर्शक के द्वारा लिख रहा है इसलिए किसको लिख दिया, v नॉट से। ई ए डैश क्या है, ई ए डैश, तो ई ए पॉइंट था और ए डैश था। ठीक, तो यहाँ पे ये प्रतिबिंब किसका है, यू ई का। अब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो इसके लिए किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। तो वस्तु का काम करेगा तो इसलिए इसका प्रतिबिंब, इसके लिए वस्तु की दूरी हम क्या लिखेंगे, यू ई लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ सामने सारी वैल्यू अब लगा ली। जब लगाने के बाद इसको अब आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आगे क्या आएगा आपके पास, फार्मूला ये आ गया आपके पास। ठीक है, यहाँ आपने ये लिख दिया पूरा, इसके बाद ये आ गया आपके पास यहाँ पे। और फिर यहाँ से अगर m, ये m के बराबर चल रहे हैं तो m बराबर इसकी अगर आप गुणा करेंगे तो v डॉस अपॉन, यहाँ से आ जाएगा देखिए इन दोनों की गुणा v डैश अपॉन v नॉट अपॉन u नॉट इनटू में आ जाएगा d अपॉन यू ई। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब हमारे यहाँ से केस बनते हैं। केस फर्स्ट हमें कहता है कि यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो तो v बराबर किसके हो जाएगा, माइनस डी के। तो v की जगह हम माइनस डी रख लेंगे, u की जगह माइनस का यू ई रखेंगे। ठीक, फिर लेंस फार्मूला से हम जानते हैं, लेंस फार्मूला हमारे पास है, लेंस फार्मूला जानता है कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस का 1/u। ठीक,
ये फार्मूला होता है हमारे पास 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू हम वहाँ पे रख दें। देखिए फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। ठीक, वैल्यू रख दीजिए 1/f बराबर, ठीक है 1/f बराबर 1v की वैल्यू हमारे पास -d है और u की जगह हमको रखना है माइनस का ue, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फार्मूला आ जाएगा 1/f बराबर 1/ माइनस का d प्लस का 1/ue। ठीक, तो हम करेंगे क्या, इसमें ue की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर ue की वैल्यू यहाँ से निकाला जाए तो 1/ue बराबर आ जाएगा 1/f प्लस का 1/d। ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ से करेंगे कि d से हम d से दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। तो d से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, d/ue d/f प्लस का d/d, d से d कैंसिल हो जाएगा तो d/ue बराबर d/f प्लस का क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, d/ue बराबर d/f प्लस का 1 बन जाएगा। तो यहाँ से d/ue की वैल्यू आपके पास आ गई d/f प्लस का 1। ये हमारे पास समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, यहाँ से 2। एक ऑलरेडी हमारे पास ये हो चुकी थी। ठीक, 2 समीकरणें आ गई, 1 और 2। तो 1 और 2 से हम अगर बात करें, ठीक है, समीकरण 1 ऑलरेडी हमारे पास ये है m बराबर माइनस का v0/u0 d/ue, ये हमारे पास वैल्यू थी 1 और ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फार्मूला आ जाएगा आपके पास, समीकरण 1 और 2 की अगर हम बात करें तो फार्मूला m बराबर होगा, देखिए m बराबर, यहाँ से हम वैल्यू रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं बोलिए, तो फार्मूला आपके पास आ जाएगा, यहाँ से मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। देखिए फार्मूला इसका आता है m बराबर माइनस का v0/u0 1 प्लस का d/fe। ठीक, ये इसका फार्मूला होता है आवर्धन क्षमता के लिए, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की कहाँ बन रहा हो, न्यूनतम दूरी पर। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, d/u की जगह समीकरण 1 किया है तो d/u की वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए इस समीकरण में माइनस का v0/u0 ये आ गया और d/ue की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से कितना रख देंगे बोलिए, 1 प्लस का d/f, तो d/f। ठीक है, ये हम fe की बात कर रहे थे तो यहाँ से fe लगा लीजिए आप, तो ये fe आ जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की कहाँ बन रहा हो, न्यूनतम दूरी पर। तो क्या किया, 1/fe बराबर 1/v माइनस 1/u, लेंस का फार्मूला, v की वैल्यू -d रख दीजिए क्योंकि हम न्यूनतम दूरी की बात कर रहे हैं तो v के लिए हम -d रख देंगे, u बराबर ue ले लेंगे, f बराबर क्या ले लेंगे, fe। ठीक, तो 1/e यहाँ से हो जाएगा, d को इधर ले आइए तो प्लस का हो गया, 1/u बराबर बचेगा, दोनों तरफ d से गुणा कर लीजिए तो d से d कट गया, बना गया d/fe। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। d/ue का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, तो इसकी जगह रख देंगे 1 प्लस d/fe माइनस का, ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, तो ये आंसर था। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हीटस्टेन सेतु के सिद्धांत को लिखिए और दिए गए परिपथ में अमीटर द्वारा मापी गई धारा को ज्ञात कीजिए। ठीक, तो व्हीटस्टेन सेतु का सिद्धांत देख लीजिए पहले क्या है कि किसी चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दोनों भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है, बराबर। कोई चतुर्भुज है, मान लो कोई चतुर्भुज आप ले रहे हो। ठीक, ये चतुर्भुज आप ले रहे हो, कोई भी चतुर्भुज आप ले लीजिए, ये चतुर्भुज आप ले रहे हो इस तरीके का, ये चतुर्भुज है, ये है P पॉइंट, ये Q, ये R और ये S। तो 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात, ये P/Q 2 संलग्न भुजा, संलग्न बस आपस में जुड़ी हुई, तो 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दोनों भुजाओं के अनुपात के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है, बराबर। तो इसका प्रतिरोध, जैसे इस पॉइंट को आप मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको C और इसको D। A का प्रतिरोध P है, B का Q है, C का S है, D का क्या है, R। तो क्या फार्मूला, किसी चतुर्भुज के क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका देखिए किसी चतुर्भुज के किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है, बराबर। ठीक, तो फिर से ध्यान देंगे क्या है कि
किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो भुजाओं के अनुपातों के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, ये आपका नियम था। आइए इसको आगे क्वेश्चन में दिया गया है, तो दिए गए परिपथ में अमीटर द्वारा मापी गई धारा है। तो एक सवाल भी आपको दिया है और इसका प्रूफ भी देख लेते हैं हैंड टू हैंड क्या है। तो देखिए क्या है, इसका प्रूफ भी है आपके पास। तो प्रूफ है आपके पास क्या कि माना 4 प्रतिरोध है PQRS 4 प्रतिरोध है। इसे इस प्रकार जोड़ते हैं कि एक चतुर्भुज क्या बन जाए, ABCD बन जाता है। ठीक, तो एक चतुर्भुज आपके पास ABCD बन जाता है और इधर इस चित्र को हम देख रहे हैं तो चित्र हमारे पास ये है। तो ये 4 ये देखिए चतुर्भुज है ABC और D, ये 4 भुजाएं हैं। A से B तक के बीच एक प्रतिरोध लगा है, इसका मान P है, और B से C के बीच लगा है Q है, C से D के बीच लगा है तो उसका S है, और ये R, ये P है और ये क्या है Q। तो 4 हम लेते हैं कि एक चतुर्भुज क्या बन जाता है, ABCD। 4 प्रतिरोध तार ले लिए PQRS, इसको इस प्रकार मोड़ा कि एक चतुर्भुज क्या बन गया, ABC और D। ठीक, इसमें जो धारा बह रही है इसका नाम I1, इसमें जो धारा बह रही है वो भी क्या होगा, I1, इसमें जो धारा है वो I2 है, और इसमें जो धारा है वो I2। V और D के बीच में, विकर्ण के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है और ये कुंजी लगी है K। ठीक, ये कुंजी लगी है। अच्छा, A और C जो विकर्ण है उसमें धारा आपकी I बह रही है, यहाँ आपकी बैटरी लगी है V, और ये कुंजी आपका K1 मान लीजिए इसको। ठीक है, और यहाँ भी धारा क्या बह रही है, I। तो कैसे बोलते हैं, ये पास हम मान लेते हैं 1 है और ये पास क्या है 2। तो क्या लिखेंगे, देखिए 4 प्रतिरोध तार PQRS को इस प्रकार मोड़ते हैं कि एक चतुर्भुज ABCD क्या हो, बन जाए। ठीक, और उसके बाद में लिखेंगे कि विकर्ण V और D के बीच में गैल्वेनोमीटर और एक क्या लगी है, कुंजी। ठीक, एक गैल्वेनोमीटर और क्या लगी होती है, कुंजी। और विकर्ण A तथा C ये आपस में यहाँ नहीं जुड़े हैं लेकिन नीचे से जुड़ते हुए आ रहे हैं ये। तो विकर्ण A तथा C के बीच में बैटरी और कुंजी को जोड़ देते हैं। ठीक, तो V और D के बीच में गैल्वेनोमीटर और कुंजी है, और A और C के बीच में बैटरी और कुंजी से जोड़ देते हैं, यही लिखा हुआ है। देखिए विकर्ण AC के बीच में कुंजी K1 व बैटरी भी लगी होती है, और विकर्ण आपके पास VD होगा, VD के बीच में कुंजी K2 व धारामापी G लगा होता है। गैल्वेनोमीटर या धारामापी हिंदी में बोलते हैं तो G लगा होता है। ठीक है, ये है। अब आप किरचॉफ का नियम जानते हैं, तो पास 1 की बात कर लेते हैं और पास 2 में। तो पास 1 की देखें, ये पास 1 है, इसकी बात कर लेते हैं। तो पास 1 का 1 है, जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पे एंड करते हैं, A B D और A B D और A से, ये पास 1 है। तो पास किरचॉफ का नियम कहता है कि I1 के साथ धारा के साथ उसका प्रतिरोध आएगा। ठीक है, तो I1 के साथ क्या आएगा, P दिशा। देखिए इससे इसकी तरफ जाना है और हमें जो धारा की दिशा है वो भी इससे इधर की ले जा रही है, तो हम किसका लेंगे, पॉजिटिव। V से हमें D के बाद, तो इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ना धारा है ना ही प्रतिरोध, और D से A की तरफ, तो धारा की दिशा में A से D की तरफ ले जा रही है, लेकिन हमें आना D से कहाँ है, A की तरफ, तो ये माइनस का आएगा I2, और इसके साथ धारा क्या लगी है, R, बराबर किसके हो जाएगा, ये 0 के। ये समीकरण नंबर 2। पास अगर 2 की बात करें तो पास 2 में अगर हम पास 2 ले लें तो पास 2 आपके पास आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा, देखिए VCD V से। तो यहाँ से बात करें तो V से C की तरफ जाएंगे तो I1, और इसके साथ क्या है Q, और फिर C से D की तरफ आएंगे तो ये उल्टा दिखा रहा है। देखिए हमें जाना C से D की तरफ है लेकिन ये ले जा रहा है D से C की तरफ, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो माइनस का I2S बराबर 0, इधर भी कुछ नहीं लगा, तो ये समीकरण नंबर 2। तो 1 बटा समीकरण क्या कर लेंगे, 2, तो I1P, ठीक है, और इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस से, देखिए इसको हम और करके ये भी लिख लीजिए, यहाँ पे I1P बराबर हो जाएगा I2R के, या और करके यहाँ लिख लीजिए कि I1Q बराबर हो जाएगा I2S के। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक, ये समीकरण 1 और ये समीकरण क्या हो गई, 2 हो जाएगी। तो I1P बटे क्या हो जाएगा, बोलिए I1Q बराबर यहाँ हो जाएगा I2R बटे I2S। I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, क्या हो जाएगा P/Q बराबर R/S।
ठीक है, यही प्रूफ था आपका। ये व्हीटस्टोन सेतु पूछ लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ भी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही नियम था आपका व्हीटस्टोन सेतु का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें एक सवाल भी दिया था आपके पास 20 ओम, और यहाँ 20 ओम और बीच में ये 10 ओम के दो प्रतिरोध लगे थे। ठीक, बैटरी 60 वोल्ट था, अमीटर एक अमीटर लगा रखा था। तो देखिए ये 10 ओम होंगे, यहाँ पे किनारों पे जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक, तो शून्य होगा तो इन 10 ओम को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो इस डायग्राम से क्या बन जाएगा, चित्र ऐसा बनेगा। फिर ये 10 ओम हटा देंगे, क्यों, क्योंकि इनके किनारों पर जो विभवांतर होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इनको हटा देंगे। तो ये वाला 20 ओम का, ये भी 20 ओम, ये भी 20 ओम, ये भी 20 ओम, ये भी 20 ओम और ये भी 20 ओम। फिर यहाँ से इस तरीके का बन जाएगा ये, यहाँ पे 60 वोल्ट की बैटरी और ये अमीटर, ये आपका बनेगा। तो आपको दिख रहा है ये ऊपर वाला क्रम, ये ऊपर वाला क्रम कौन से क्रम में होंगे, ये श्रेणी क्रम में होंगे। कैसे पहचानेंगे, ये पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, ये पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा। ठीक, ये दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, ये दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा। तो कैसे पहचानेंगे, जब भी श्रेणी क्रम में पहचानने का तरीका समझिए कि जब भी पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो तो वो क्रम होता है आपका श्रेणी क्रम। ठीक, या दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो तो वो होता है आपका कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। ठीक, तो ये दोनों ही श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में आप फार्मूला जानते हैं, R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस का R3। तो R1 की वैल्यू यहाँ कितनी है 20, R2 की 20, R3 की 20। तो R बराबर ऊपर कितना आ जाएगा 60 ओम। ठीक है, ये R बराबर। ऐसे ही इसका मान लीजिए R डैश बराबर R1 डैश प्लस R2 डैश प्लस R3 डैश। तो ये जो भी आ जाएगा 20 प्लस का 20 प्लस का 20, तो ये भी टोटल कितना हो गया 60 ओम। अब ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा, देखिएगा। ठीक है, ये तीनों को मिलकर एक बन गया, ये 20 ओम का हो गया, सॉरी 60 ओम का हो गया टोटल, और ये भी कितना हो गया 60 ओम का। यहाँ से आपको पता है बैटरी जुड़ी है और यहाँ से ये अमीटर जुड़ा है। ठीक, तो इस तरीके का प्रतिरोध हो गया। आप जानते हैं ये कौन से क्रम में, देखिए दोनों तरफ दोनों प्रतिरोध जब एक ही बिंदु से जुड़े हों तो वो क्रम आपका कौन सा क्रम, समांतर। तो अब ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर में फार्मूला होता है 1/R1, 1/R बराबर 1/R1 प्लस का 1/R2। तो 60 ओम दे रखी है दोनों की वैल्यू, 1/60/60। एलसीएम दोनों का ले लीजिए, कितना आ जाएगा 60 ही आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा एक और एक दो से काट दीजिए 30, 1/R इक्वल टू 1/30, या जो R की वैल्यू है वो आ जाएगी 30 ओम। ठीक है, तो यहाँ से जो R की वैल्यू तुल्य प्रतिरोध आ गया वो कितना आ गया 30 ओम। ठीक, तो सवाल में आपसे पूछ रहा था क्या कि धारा मापी, कितनी धारा आपसे पूछ रहा था, सवाल में पूछ रहा था कि क्या धारा मापी जाएगी। तो धारा का फार्मूला होता है I इक्वल टू V/R, ओम के नियम से। तो V कितना दे रखा है इस सवाल में 60 वोल्ट, तो लगा लीजिए 60, और R का मान आपने निकाल लिया, तुल कितना आया 30 दूनी 60, I का जो मान आ जाएगा वो 2 एम्पियर आएगा। ठीक, ये आंसर है आपका मान, I का मान कितना आएगा 2 एम्पियर। तो 2 सर्किट बनेंगे इसमें, इसको हमें छोड़ देना है, क्यों, क्योंकि इसका जो विभवांतर होगा इन सिरों पर विभवांतर 0 हो जाएगा, तो 0 होने के कारण 10 ओम कोई काम नहीं करेंगे। तो इन तीनों को हम जानते हैं श्रेणी क्रम में, तो इसका 60 और इसका 60, फिर दोनों किस में जुड़ गई है समांतर में निकालेंगे तो 30 ओम आ जाएगा। और फार्मूला जानते हैं I इक्वल टू V/R, का मान 30 रख दिए, 30 दूनी 60। ठीक, तो I का मान जो आएगा वो 2 एम्पियर आ जाएगा, इस सवाल का आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों और कुचालकों एवं अर्धचालकों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। तो ऊर्जा बैंड संरचना के आधार पर ठोसों के प्रकार तो कैसे होते हैं, देखिए
वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर ठोस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला चालक। तो चालक आप जानते हैं, चालक वे ठोस होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या पाई जाए, अधिक पाई जाए और धारा सुगमता से बह सकती है। ठीक, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या पाई जाती है, अधिक, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो धारा क्या होगी, सुगमता से बह सकती है, आसानी से बह सकती है। ठीक, तो वो आपके चालक होते हैं जिसमें करंट प्रवाह हो सकता है, जिसमें धारा प्रवाह हो सकती है, वो सब क्या है, चालक हैं। ये तो जनरल। अब हम अगर बात करें उसके आधार पर, जैसे लोहा है और तांबा है, ये सब क्या हैं, आपके चालक हैं। अगर बात करें ऊर्जा बैंड के आधार पर इनका, तो चालक वे ठोस होते हैं जिनमें चालन बैंड इलेक्ट्रॉन से आंशिक रूप से भरे होते हैं, वह संयोजी पूर्णता भरे होते हैं। चालन बैंड और संयोजी बैंड या तो अतिव्यापी होते हैं या फिर उनके बीच बहुत कम अंतराल, लगभग कितना 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक, तो ये देखो संयोजी बैंड है, ये चालन बैंड है और ये कौन सा, संयोजी बैंड। तो चालन संयोजी बैंड या तो पूर्णता भरे होंगे और चालन बैंड या संयोजी बैंड अतिव्यापी होते हैं। ठीक, इनके बीच जो अंतराल, जो उन दोनों के बीच में जो ऊर्जा का अंतराल होता है वो 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये ऊर्जा बैंड के आधार पर हमने व्याख्या कर दी। अचालक वे पदार्थ होते हैं, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो पूर्णता रिक्त व संयोजी बैंड पूर्णता भरे होते हैं। ठीक, या कहें कि अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन एकदम नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो फिर धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो फिर धारा का प्रवाह नहीं होगा। प्लास्टिक जैसे क्या है, चालक, उसमें क्या होंगे, नहीं होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक, सूखी लकड़ी क्या है, चालक, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। गीली लकड़ी चालक है, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। करंट, आप गीली लकड़ी को पकड़ेंगे तो करंट आ जाता है, उसमें धारा प्रवाहित हो जाती है तो वो चालक आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ऊर्जा बैंड के आधार पर देख लेते हैं। तो अचालक वे ठोस होते हैं जिनमें चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन पूर्णता रिक्त, बात संयोजी बैंड जो होते हैं वो पूर्णता क्या होते हैं, भरे होते हैं, और दोनों बैंडों के बीच जो वर्जित स्थान होता है वो कितना होता है, इन दोनों के बीच जो गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ठीक है, अचालक की बात करें तो अचालक देखेंगे, अचालक क्या होते हैं, तो अचालक वे पदार्थ होते हैं, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम व चालकों से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक, चालकों से कम व अचालकों से क्या होती है, अधिक। जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन। ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन क्या है, अचालक हैं। ऊर्जा बैंड की संरचना के आधार पर देखें तो वे ठोस जिनमें चालन व इलेक्ट्रॉन से पूर्णता रिक्त व संयोजी बैंड पूर्णता भरे होते हैं, जबकि चालन बैंड और ऊर्जा बैंड के बीच वर्जित स्थान का अंतराल कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनके बीच जो ऊर्जा अंतराल होगा चालन और किसमें, चालन बैंड और किसमें, संयोजी बैंड में, वो कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, पहले वाले में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, दूसरे वाले में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। दूसरा मतलब कौन सा, चालक, और तीसरा अर्धचालक में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ठीक, तो ये डेफिनेशन आपको चालक और अर्धचालक की लिखनी है। चालक वे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, ज्यादा, और जिसमें धारा प्रवाहित होती है। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाती और धारा प्रवाहित सुगमता से नहीं बहती। अर्धचालक वे होते हैं जिनमें चालक और अर्धचालक दोनों के ही क्या पाए जाते हैं, दोनों के कम या चालकों से अधिक होती है, जिनकी चालकों की चालकों से कम, जिनकी चालकता चालकों से कम और चालकों से अधिक होती है। या कह दो कि चालक और अचालक दोनों के गुण पाए जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक, तो ये आपके पास इसकी व्याख्या थी जो हो गई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपके पास कि यदि ड्यूट्रॉन नाभिक तथा अल्फा कण, ठीक है, यहाँ क्या होगा, अल्फा कण की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्रमशः 1.25 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 7.4 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो निम्नलिखित अभिक्रिया को Q का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ होगा 1:2He4 + Q। ठीक, तो ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले अगर बात करें ड्यूट्रॉन की, तो ड्यूट्रॉन में अगर बात करें, ड्यूट्रॉन का फार्मूला 1 क्या होता है, ड्यूट्रॉन का 1H2, ये ड्यूट्रॉन है। ठीक है, ड्यूट्रॉन, या 1D2 भी लिख देते हैं ड्यूट्रॉन के लिए। तो 1D में इलेक्ट्रॉन बराबर कितने होंगे, बोलिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1, प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 1, और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या भी आपके पास 1 होगी। न्यूट्रॉन बराबर न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 1। ठीक है, ये हो गई आपकी।
तो ड्यूट्रॉन में न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या, ठीक है, न्यूक्लियनों की संख्या। तो न्यूक्लियन जो होते हैं, न्यूक्लियन अगर बात करें, न्यूक्लियन की जो संख्या होती है वो हम बनाते हैं आपके पास किसके द्वारा, न्यूक्लियन की जो संख्या मिलती है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मिलने से बनती है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कितने होंगे इसमें, 1 और 1 2, टोटल कितने हो जाएंगे 2। ऐसे ही बात करें किसकी, हीलियम, हीलियम का कण या अल्फा कण लिख लेते हैं, अल्फा कण को क्या बोलते हैं 2He4। तो इसमें भी आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, प्रोटॉन भी कितने होंगे 2, और न्यूट्रॉन 4 में से 2 घटा दीजिए तो वो भी आपके पास कितने होंगे 2। में न्यूक्लियनों की संख्या, ठीक, अल्फा कण में न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या, तो यहाँ भी न्यूक्लियनों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 और 2 तो कितना हो जाएगा टोटल 4, ठीक। तो कुल अगर निकालें, हमसे पूछ रहा है इसमें, तो निम्नलिखित प्रक्रिया में Q का मान, तो Q मतलब Q टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे हम, ठीक है। तो अगर बात करें अल्फा कण में फार्मूला हो जाएगा टोटल एनर्जी का, टोटल Q का, कि अल्फा कण में, हाँ, बंधन ऊर्जा या कुल बंधन ऊर्जा, ये लिख लीजिए, कुल बंधन ऊर्जा माइनस ड्यूट्रॉन में कुल बंधन ऊर्जा, ठीक है। तो देखिए अल्फा कण की कितनी होगी कुल बंधन ऊर्जा, ठीक है। अल्फा कण की कितनी है, 4 से गुणा कर दीजिए, 4 गुणा अल्फा कण की हमारे पास कितनी दी है, ड्यूट्रॉन की 1 है, अल्फा कण की है 7.4 MeV माइनस ड्यूट्रॉन, देखिए ये है हमारे पास ड्यूट्रॉन, और ड्यूट्रॉन टोटल आपके पास कितने बन रहे हैं 2, यहाँ पे 2 दे रखे हैं आपके पास, तो 2 और ब्रैकेट में इसकी कर देंगे न्यूक्लियनों की संख्या, और इसकी हमारे पास वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 1.25, गुणा कर लीजिए, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28 और 1 29.6 माइनस इसकी करेंगे तो 2 से कर लीजिए पहले, ठीक है, उससे कर लेंगे 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, 2.5 की करेंगे तो 296 माइनस ये 2.5 दूनी आप जानते हैं 5 होता है, तो घटा दीजिए 24.6, ठीक है, MeV। ये टोटल आपके पास आंसर आ जाएगा 24.6, ठीक है। ये आंसर क्वेश्चन की तरफ यह है जो 6 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आंशिक परावैद्युतांक से भरे समांतर प्लेट पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए और संधारित्र का 100 माइक्रोकूलाम का आवेशित किया गया हो तथा संधारित्र के अंदर रखे गुटके पर परावैद्युतांक 2 हो तो संधारित्र के अंदर परावैद्युत गुटके पर उत्पन्न प्रेरित आवेश ज्ञात कीजिए। और या इसके अथवा में ये सवाल आपके पास आया है, अथवा में क्या सवाल है कि स्थिर वैद्युत के गाउस के नियम लिखिए और इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए, ठीक। तो 2 क्वेश्चन आपके पास आए हैं 6 वाले में। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को हम कि आंशिक परावैद्युतांक से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो इसको अगर पहले सॉल्व करें तो ध्यान दें, देखिए इसका एक चित्र बनाते हैं सबसे पहले। तो चित्र हमारे पास क्या होगा कि मान लो एक ये समांतर प्लेट संधारित्र है, एक पर आपका कौन सा आवेश है +Q और एक पर आपका कौन सा आवेश है -Q। इसके बीच में ये परावैद्युतांक रखा हुआ है जिसकी मोटाई कितनी है d। दोनों समांतर प्लेटों के बीच की दूरी हमने क्या मान ली d। ये पृथ्वी से दोनों क्या है जुड़ी हुई है, ठीक। इधर दोनों हमारी पृथ्वी से ये जुड़ी हुई है इस तरीके। तो क्या लिखेंगे कि माना 2 समांतर प्लेट संधारित्र जिस पर एक पर प्लस का आवेश है दूसरे पर क्या है -Q का आवेश, बीच में t मोटाई का क्या रखा हुआ है परावैद्युतांक, दोनों के प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है d। तो
तो हम फार्मूला जानते हैं, फार्मूला होता है E बराबर, ठीक है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फार्मूला आप जानते हैं सिग्मा बराबर Q अपॉन A। ये जो फार्मूला होता है इसको बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। फार्मूला होता है कि एकांक आयतन के चालकतार में उपस्थित आवेश को क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक। एकांक क्षेत्रफल के चालकतार पर उपस्थित आवेश को हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ये परिभाषा है, ठीक है। क्या परिभाषा है कि एकांक क्षेत्रफल के चालकतार पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक। ये परिभाषा है आपकी। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए, E बराबर आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये E1 की वैल्यू लिख लीजिए। ये तब की बात कर रहे हैं जब केवल इसमें क्या भरा हो, केवल हमारे पास क्या हो, केवल इसमें T मोटाई के परावैद्युतांक, ठीक। इसमें केवल क्या हो, वायु, ठीक। जब यहाँ लिख लेंगे कंडीशन क्या है, ठीक है। इसको हम अभी बाद में लिखेंगे, पहले तो देख लीजिए, ये हो जाएगा। एक फार्मूला हम जानते हैं वैद्युत विभवांतर से क्या फार्मूला कि E बराबर V अपॉन D, ठीक। यहाँ से अगर V की वैल्यू निकालें, V बराबर आ जाएगा E इंटू D। तो ये V1 मान लो, ये क्या मान लो E1, तो V1 E1 की वैल्यू लगा दो ऊपर से Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। D कितना होगा, तो ये D जो कंडीशन हम कह रहे थे कि इसमें केवल हम किसमें के लिए ले रहे हैं, केवल क्या भरी हो, इसमें वायु भरी हो। तो यहाँ पे जो वायु भरी होगी, तो वायु के लिए आप जानते हैं K का मान क्या होगा 1, यहाँ K भी अगर ले लें तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है, K का मान ले लें। लेकिन जब क्या भरी हो, वायु, किसके लिए ले रहे हैं कि जब वायु भरी हो, कौन सा वो पार्ट ले रहे हैं जिसमें केवल क्या हो, वायु। इसमें तो परावैद्युतांक भरा है, आप जानते हैं, तो वायु किसमें भरी होगी, इसमें और इसमें। तो पूरे में से ये वाला पार्ट छोड़ देंगे, तो जो D है इसकी जगह हम लिख देंगे पूरे की, यहाँ से यहाँ तक जो दो समांतर प्लेट संधारित्र इनके बीच की दूरी D है, D में से ये T मोटाई को छोड़ दो, तो इसकी जगह हम लिख देंगे D माइनस का T। और K की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 1, तो V1 की वैल्यू आएगी A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस का T। ये समीकरण नंबर क्या हो गई 1। अब उस वाले भाग की बात कर लेते हैं जब क्या भरा हो, जब परावैद्युतांक हो, ठीक है। परावैद्युतांक वाले भाग के लिए बात कर ले, जब परावैद्युतांक भाग के लिए, परावैद्युतांक वाले भाग में, ठीक है। तो परावैद्युतांक वाले भाग में क्या होगा, देखिए फार्मूला यहीं से बन जाएगा, V2 बराबर E2 इंटू D। तो E2 की वैल्यू यहीं से लिख लीजिए, क्या आएगी Q अपान A एप्सिलॉन नॉट K, ठीक। यही आ जाएगी Q2 की वैल्यू, सबके लिए वही होगी, ठीक है। इंटू D की जगह इसकी मोटाई कितनी है, केवल परावैद्युतांक की T है, तो ये फार्मूला आ जाएगा V2 बराबर Q अपान A एप्सिलॉन नॉट K इंटू T। ये समीकरण नंबर क्या हो गई 2। अब क्या करेंगे, V बराबर हम कर लेंगे V1 प्लस V2। तो इन दोनों में से V1 और V2 में से, समीकरण में से दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ का क्या बच रहा है भाई, D माइनस का T, और यहाँ बच रहा है T अपॉन K, ठीक है। यहाँ बच रहा है आपके पास T अपॉन K, तो ये बच रहा है आपके पास T अपॉन K। ठीक है, तो यहाँ आपके पास जो बच रहा है वो बच रहा है क्या कि D माइनस का T अपॉन K, ये बच रहा है आपके पास, ठीक। तो यहाँ से आप करेंगे क्या, देख लीजिए, यहाँ से फिर आपके पास एक फार्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं, वैद्युतधारिता से C बराबर Q अपन का V, ठीक। तो वैल्यू रख दीजिए C बराबर Q, V की वैल्यू रख देंगे Q अपान A एप्सिलॉन नॉट D माइनस का प्लस का T अपॉन K। तो Q से Q कैंसिल हो गया, C बराबर ये ऊपर पहुंच जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस का T प्लस का T अपॉन K,
ठीक है, ये एक फार्मूला आ गया, ये समीकरण नंबर 3। अब आप बात कर लें, ये समीकरण नंबर क्या आ गई हमारे पास 3, ठीक है। अगर अब बात करें केवल, अगर यहाँ से आपके एक तो केस स्टार्ट हो जाएंगे। केस में अगर आप बात करें कि जब क्या हो, जब इसमें केवल क्या भरी हो, निर्बाध, जब इसमें d माइनस टी ये के भरी हो, तो हम यहाँ से अगर केवल इसमें अगर बात करें कि सब में पूरे में क्या भरा हो, परावैद्युतांक भरा हो, सब में पूरे में क्या हो, परावैद्युतांक। पहली कंडीशन है कि परावैद्युतांक भरा हो, ठीक है, क्या भरा हो, परावैद्युतांक भरा हो। तो जो पूरे में हो जाएगा तो d बराबर किसके हो जाएगा, t बराबर d के हो जाएगा। तो वहां रख दीजिए। तो सी समीकरण किससे, 3 से, 3 में रख देंगे ये। तो c बराबर a एप्सिलॉन नॉट अपान d माइनस का d प्लस का d अपान k। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो c बराबर आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट d और ये k ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक। ये समीकरण नंबर क्या हो गई, 4। दूसरा कंडीशन है कि वायु के लिए, अगर वायु तथा निर्वात के लिए अगर बात करेंगे तो k की वैल्यू 1 होती है, आप जानते हो। तो c बराबर हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट k की जगह 1 अपॉन d। ये समीकरण नंबर क्या हो गई, 5। अब समीकरण 4 बटे हम क्या कर देंगे, 5। तो c अपॉन c नॉट बराबर a एप्सिलॉन नॉट k अपॉन d बटे a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। t से d कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो हमारा जो फार्मूला आता है c अपॉन सी नॉट बराबर k या c बराबर k सी नॉट, ठीक। यही प्रूफ है इसका, यही फार्मूला है आपके पास। पूरी चीज़ आपको मैंने बता दी है, ठीक है, सब चीज़ इसमें दोनों कंडीशन बता दी, केस भी बता दिए हैं, पूरा प्रूफ इसका हमने करवा दिया है, ठीक है। अब चलते हैं इस सवाल की तरफ, जो सवाल हमको इसमें क्वेश्चन में दे रखा है। आइए उस सवाल को हम देख लेते हैं। तो सवाल था आपके पास जो वैल्यू दे रखी है, संधारित्र को 100 माइक्रोकूलम, तो Q की वैल्यू आपके पास दे रखी है 100 माइक्रोकूलम, परावैद्युतांक K का मान दे रखा है 2, ठीक। तो गुटके के अंदर प्रेरित आवेश निकलवा रहे हैं, प्रेरित आवेश, ठीक। तो प्रेरित आवेश का जो फार्मूला होता है, प्रेरित आवेश QP बराबर मान लेते हैं Q1 माइनस का 1 अपॉन K, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो QP बराबर, Q का मान आपको दे रखा है 100, 1 माइनस का 1 अपॉन 2, एक में से आधा घटा दीजिए, कितना बचेगा, आधा, 2 से काट दीजिए 50। QP का जो आंसर होगा 50 माइक्रोकूलम, ठीक। ये आंसर होगा इस सवाल का। डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखेंगे सवाल के लिए। QP बराबर Q1 माइनस का 1 अपॉन K का मान आपको परावैद्युतांक दे रखा है, 2 से 100 काट दीजिए, 50 आंसर आपका आ जाना है, ठीक। ये सवाल था। अब देखते हैं अगला, इसमें है कि स्थिर वैद्युत के गाउस के नियम लिखिए और इसकी सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन कीजिए। अगला दिया है कि स्थिर वैद्युत के गाउस के नियम लिखिए और इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए, ठीक। तो गॉस का नियम आप जानते हैं, गॉस का नियम होता है, देखिए, फाई ई बराबर 1 बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ठीक है। तो इसका नियम क्या होता है, ये नियम आपको लिख रहा था गॉस का नियम, ये गॉस का नियम है। कैसे इसको याद करेंगे, तो देखिए, ये इसको आप जानते हैं क्या, वैद्युत फ्लक्स, क्या होता है ये, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। और ये क्यू क्या है, कुल आवेश, कुल आवेश। और ये आप जानते हैं ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्या परिभाषा हो जाएगी, क्या परिभाषा, किससे परिभाषा होगी, देखिए, किसी, इसकी परिभाषा होगी, आप ध्यान देंगे, ठीक है, किसी, देखिए परिभाषा इसकी क्या होगी, ध्यान देंगे, देखिए इसकी परिभाषा होगी कि क्या, किसी तल के बद्ध वैद्युत फ्लक्स, ठीक, किसी तल के बद्ध वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक। क्या परिभाषा होगी कि किसी तल के बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस तल में उपस्थित कुल आवेश का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है।
ये इसका कथन है, यही नियम आपको लिखना था। ठीक, क्या था कि किसी तल के बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस तल में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, ये परिभाषा थी। आइए इसकी सहायता से हम करते हैं कूलाम के नियम का सत्यापन। ठीक, हमने इसमें कोई गोला ले लेते हैं, ये गोला, ठीक है, ये कोई गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, इसकी त्रिज्या कितनी है, r, ये तार है, ये हमने O पॉइंट ले लिया, ये क्या है, O बिंदु, और इसके केंद्र पर हमने कौन सा आवेश लिया है, +Q, इसकी त्रिज्या क्या है, r, यहाँ पे एक छोटा गोला, इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं dA है, और इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E है। ठीक है, तो क्या आप इसकी लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे कि माना किसी गोली के केंद्र पर एक क्या है, +Q आवेश है, ठीक है, और केंद्र से r दूरी पर एक क्या है, पृष्ठ है, केंद्र से r दूरी पर एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल वेक्टर dA तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, E, दोनों कैसी दिशा में है, समान दिशा में है, दोनों की दिशा क्या है, समान दिशा है, एक ही तरफ है। तो हम क्या लिखेंगे, तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो इस गॉसियन पृष्ठ से या इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला क्या, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स का आप फार्मूला जानते हो, फाई बराबर E इंटू dA, ये समाकलन का चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये पूरे परिपथ की बात कर रहा है, संपूर्ण परिपथ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स E इंटू dA। ठीक है, अब इसको खोलेंगे क्योंकि ये कौन सा हमने पिछले इससे पीछे जो पार्ट 1 है उसमें बताया था, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, इसको बोलते हैं अदिश गुणन। जब इसको आप खोलते हैं तो ये होता है E dA, क्या खुलता है, इसमें आ जाता है cos थीटा। ठीक है, क्या आता है इसमें, cos थीटा, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो सदिश गुणन होता है, उसमें आता है आपके पास क्या, sin थीटा। अब हम जानते हैं कि E और dA एक दूसरे के क्या है, समांतर, जब भी ये समांतर होंगे तो थीटा इनके बीच क्या होगा, 0 डिग्री। कैसे, जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे के समांतर हो तो आपस में कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, जब काटेंगे नहीं तो इनके बीच एंगल क्या होगा, 0। एंगल कब बनता है, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं। ठीक, तो काटेंगे नहीं तो ये 0 हो जाएगा, तो E dA cos थीटा की जगह 0, तो cos 0 का मान आ गया आपके पास 1 होता है, cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1, तो आपके पास आ गया फाई E बराबर कितना, E इंटू dA। ठीक है, फाई E बराबर आ गया आपके पास E इंटू dA। अब इसमें आपको करना क्या है, dA क्या है, देखिए E को बाहर निकाल लीजिए, dA क्या है, क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं कितना होता है, 4πr²। ठीक है, ये गुणा का साइन लगा लीजिए, N2, समीकरण नंबर 1, 4πr²। ठीक, क्षेत्रफल जो होता है तो लिखेंगे गोले का क्षेत्रफल बराबर 4πr²। ठीक, ये समीकरण नंबर हमारे पास आ गई 1। अब गॉस की प्रमेय हम यूज कर लेंगे। दूसरी गॉस की प्रमेय हमारे पास क्या है, फाई E बराबर होता है 1/ε0 इंटू Q। ये समीकरण नंबर हमारे पास क्या आ गई, 2। ठीक, 1 और 2 से हम क्या करें, 1 और 2 को हम बराबर रख दें, तो समीकरण 1 व 2 से अगर हम बराबर रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए E इंटू 4πr² बराबर 1/ε0 इंटू Q। ठीक, या E की वैल्यू निकालें तो E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक, या अगर हम एक फार्मूला इधर देख लीजिएगा, फार्मूला जानते हैं, या उधरी साइड देखिएगा तो फार्मूला हम जानते हैं क्या, कि F बराबर होता है, F बराबर, वैसे आप फार्मूला जानते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E बराबर F/Q0। अगर F का फार्मूला निकालें तो E इंटू क्या आ जाएगा, Q0। E की वैल्यू रख दीजिए 1/4πε0 Q/r² इंटू क्या हो जाएगा, Q0। और यही आपका कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है कि जो वैद्युत बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती
तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ दो आवेश कितने हैं, एक Q है और एक दूसरा क्या है, Q नॉट है। बीच की दूरी R है तो उसके वर्ग के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। तो कूलाम का नियम कहता है किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, जिसे हम किसका नियम कहते हैं, कूलाम का नियम। तो इससे हमने यही सिद्ध किया कि Q और Q नॉट दो आवेश हैं और दोनों आवेशों का जो गुणनफल है वो वैद्युत बल के क्या है, समानुपाती, और जो बीच की दूरी है वो बीच की दूरी वर्ग क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, तो फार्मूला यही होता है कूलाम के नियम का कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह Q नॉट है। ठीक, तो नियम क्या था कूलाम का, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा, जिससे और लोगों तक आपकी ये वीडियो पहुंच पाए। और अच्छी लगे तो आप इसको कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लिखिए, और क्वेश्चन दे रखा है 1 × 10⁻⁹ कूलाम से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र V में 4I + 3J टेस्ला में -75I + 100J मीटर पर सेकंड से प्रवेश करता है। कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक, या एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये अथवा में सवाल दे रखा है, तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसमें प्रयुक्त नियमों का क्या कर लिए, उल्लेख कीजिए। ठीक, तो ये पूरा समय पहले हम देखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ, ये आप सभी का अपना बाएं हाथ निकालेंगे तो बाएं हाथ के हमारे पास ये पूरा बाएं हाथ है। तो सबसे पहले इसमें उंगलियां समझ लीजिए, ये बीच वाली जो उंगली होती है इसको माध्यमा, इसको तर्जनी और ये अंगूठा। तो क्या होता है, फ्लेमिंग का नियम कहता है कि अपनी बाएं हाथ की माध्यमा, तर्जनी और अंगूठा तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि वह एक दूसरे के क्या हो, लंबवत। तो ये देखिए, इससे ये 90 का एंगल बना रहा है और इससे ये 90 का एंगल, तो तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत। माध्यमा, तर्जनी और अंगूठा तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत। तो जो तर्जनी होगी ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे, और जो माध्यमा है वह किसको प्रदर्शित करे, ये धारा को प्रदर्शित करे। तो जो अंगूठा होगा वो चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये फ्लेमिंग का नियम कहता है क्या, कि तर्जनी, माध्यमा और अंगूठा को तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि वह एक दूसरे के कैसे हों, लंबवत हों। ठीक, और लंबवत हो तो जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को, और माध्यमा है वो धारा I को, और तो अंगूठा चालक की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक, ये नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो ये I के तरीके का दिख रहा है, तो यहाँ I, यहाँ पूरा आपका एरिया है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा करेगा चालक की दिशा को। ठीक, तो ये नियम था। अब आइए इसकी तरफ चलते हैं। आई होप आपको नियम याद हुआ होगा। ठीक, आप ऐसे तरीके से, इस तरीके से अगर याद करेंगे तो आई होप आपको याद हो जाएगा पूरा। ठीक, सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें दे रखा है कि 1 × 10⁻⁹ कूलाम का आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र इतने V बराबर इतने टेस्ला में -75I + 100J मीटर पर सेकेंड वेग है ये V। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है, Q बराबर 1 × 10⁻⁹ कूलाम, और V की जो वैल्यू दे रखी है V बराबर 4I + 3J कैप, और ये टेस्ला है, और ये वेग दे रखा है V -75I कैप +100J कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फार्मूला अगर आप जानते हो, लॉरेंज बल बराबर FQ V×V होता है ये। ठीक है, V×V ये सदिश गुणन होता है। तो देखिए इसमें सदिश गुणन सीखेंगे, तो पहले हम V×V की वैल्यू निकाल लेते हैं। V×V दोनों की वैल्यू रख लेते हैं, I, J और K। ठीक है, V की देखें तो सबसे पहले अगर आप V की रख रहे हैं, इस वाले V की, तो यहाँ निकालें तो इसका रखिए -75 आ जाएगा, इसका 100 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा हमारे पास 0, और ये आ जाएगा आपके पास 4, ये 3 और 0। तो सबसे पहले हम I का कंपोनेंट लिखते हैं,
और i को लिखने के पास i को छुपा लेंगे तो ये दोनों, इसकी इससे 0, इसकी इससे 0। अब फिर हम j का लिखते हैं वो माइनस में, क्योंकि ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस, तो j को छुपा लीजिए, इसकी इससे 0 और इसकी इससे 0, 0 की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं 0, प्लस का k कैप। अब इसकी करेंगे तो 75 की 3 से, तो 5 3 15 और 5 सत्ते 3 पंजे 15 के 5 हाथ से लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, 225 और 100 चौके 400, तो माइनस का 400। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, k कैप यहाँ आ जाएगा, माइनस बाहर लिख लो, इसको जोड़ेंगे तो 400 200 625 या 625 माइनस का k कैप, ये v की वैल्यू, v क्रॉस v की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, यहाँ रख दीजिए, q की वैल्यू आपके पास दे रखी है कितनी, 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 इंटू माइनस का 625 k कैप। ठीक, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 625 गुणा 10 की पावर माइनस 9 k कैप। तो ये आपका लैग्रेंज बल होगा। और इसमें पूछ रहा था परिमाण तथा दिशा, तो ये परिमाण आ गया इसका। दिशा जो होगी वो दिशा होगी किस तरफ होगी, देखिए माइनस दिखा रहा है तो k के जो तल आपका z होगा, तल z के विपरीत दिशा में होगी, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। ठीक है, क्योंकि k आया है, k क्या होगा, z दिखाता है। देखिए भाई इस तरीके से आपका बनता है ये, तो ये होता है i, ये आपका i, ये j और ये k। ठीक है, तो ये आपका x, ये y और ये z, z एक्सिस, z के ये माइनस दिखा रहा है तो इस तरफ होगा, ये विपरीत दिशा में। ठीक है, और ये माइनस का सिंबल, तो माइनस का k है, माइनस का है, तो इस तरीके से ये आपका माइनस दिशा में, z तल के विपरीत दिशा में। ठीक, ये डायरेक्शन आ गई आपके पास। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके पास, भाई वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, इसमें प्रयुक्त नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि एक धारावाही कुंडली है। ठीक है, एक क्या है, धारावाही कुंडली। तो माना हम एक r त्रिज्या की एक क्या ले लेते हैं, धारावाही कुंडली ले लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हम एक कुंडली ले रहे हैं, ये मान लो इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं r है। ठीक है, इसकी त्रिज्या हम क्या मान रहे हैं, r। ये कोई कुंडली है, ज़्यादा ठीक नहीं बनी है लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि एक कुंडली क्या है, r है। ठीक है, तो ये r है कुंडली, और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र हम मान लेते हैं b, इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या है, b। ठीक, और इसको हम अनेक छोटे छोटे पार्टों में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो एक कोई छोटा पार्ट ले लिया, उसकी लंबाई हमने कितनी मान ली, dl। ठीक, उस छोटे पार्ट की लंबाई हमने क्या मान ली, dl। क्या किया कि एक हमने वृत्ताकार कुंडली ली, उसकी त्रिज्या r है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, b। उसको हमने बहुत सारे भागों में क्या कर लिया, बांट लिया, और उसके एक भाग की लंबाई कितनी मान ली, डेल्टा l। यही आपने इसको लिखना है। ठीक है, तो उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फार्मूला आप जानते हैं, क्या हो जाएगा, dv बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई। ठीक है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये किसका नियम है, आप जानते हैं, ये वायो-सेवर्ट का नियम है, वायो-सेवर्ट के नियम से। ठीक है, ये वायो-सेवर्ट का नियम है यहाँ पे। तो ये फार्मूला आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ ये दोनों इसके बीच किसका एंगल बनना है, 90 का। तो थीटा बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, बोलिए 90, और साइन 90 का मान आप जानते हैं, साइन 90 का मान 1 होता है। तो dv बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास फार्मूले में। अब अगर बात करें कि हमने एक के लिए लिखा था, अभी सभी अल्पांशों की बात करें, सभी अल्पांशों के लिए, मतलब सभी तारों के लिए, है ना, पूरे के लिए अगर बात कर रहे हैं तो कुछ नहीं, दोनों का हम समाकलन कर लेंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। समाकलन का चिन्ह ले लेते हैं अगर हम पूरे बात की बात करते हैं। किसी छोटे पार्ट की बात करते हैं, अगर छोटे पार्ट की बात करते हैं तो वो उसके लिए हम डिफरेंशियल करते हैं, अगर किसी बड़े पार्ट की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
यहाँ समाकलन करते हैं। ठीक, अगर हम बड़े पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, समाकलन dv का समाकलन v, यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 ठीक है, और i अपॉन आर स्क्वायर को आप बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे dl क्या हो जाएगा, इस पूरे की लंबाई, और इस पूरे की लंबाई क्या होगी, वृत्त की परिधि के बराबर। और वृत्त की परिधि आप जानते हैं कितना होता है, वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है आपके किसके बराबर, 2 पाई आर के। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 दूनी 4 अपॉन 2r। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा इसका। वायु सवेट का नियम का उल्लेख करना है तो वायु सवेट में हम 3 चीजें याद रखेंगे। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो डेल्टा एल के समानुपाती, चालक में तार में बहने वाली धारा के समानुपाती, और चालक तार से एक बिंदु लेते हैं P, उसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, तो ये 3-4 चीजें आप उसमें याद रखेंगे, क्या कि चालक में धारा I के समानुपाती, चालक अल्पांश तार डेल्टा L के समानुपाती, और चालक तार तथा बिंदु P के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती, और चौथा पॉइंट है कि बीच की दूरी बिंदु P और अल्पांश के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, इससे पिछली वाली वीडियो में जो हम कराए हैं वायु सवेट का नियम यहाँ पूरा व्याख्या में बताया गया है, तो वो पूरा वायु सवेट का, इसका उसी का नियम का यहाँ उल्लेख करना है, तो वही नियम आपको इस फार्मूला वहाँ पे लिखना है। ठीक, तो पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा फार्मूला हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि दिए गए परिपथ की गणना कीजिए, दिए गए परिपथ की गणना कीजिए। ठीक है, और उसमें धारा, प्रतिरोध और विभवांतर तथा L तथा C के बीच में आपको कलांतर निकालना है। प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें लिखनी है, और ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपके उससे कैंसिल हो गया है। ठीक है, आपके पार्ट में अब नहीं है, उस पर स्टार भी लगा होगा, डिस्लेट का प्रयोग आपके सिलेबस से कैंसिल कर दिया गया है। तो व्यतिकरण की शर्तें पढ़ेंगे, उससे पहले ये सवाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सवाल है आपके पास, यहाँ पे 2 चीजें की गई हैं। ये जो आपके पास चित्र दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, ये चित्र थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, तो चित्र आप अपने सवाल में देखेंगे। तो ये मैं वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, ये 80 वोल्ट दे रखी है, ये L है, ये C है, और ये भी 80 वोल्ट है, ये लगा है, और ये शायद आपका जो होगा वो 200 ओम दे रखा है प्रतिरोध। ठीक है, 200 ओम, और एक ये समीकरण दी है V बराबर 400 साइन 100 पाई टी। ठीक है, 100 पाई टी, ये समीकरण दे रखी है। इस तरीके का ये सवाल है। तो देखिए यहाँ पे 2 चीजें बराबर है, तो जो VL है वो VC के क्या है बराबर, 80-80 दोनों दे रखी है। तो VL का फार्मूला होता है IXL, और VC का होता है IXC। I से I कैंसिल हो गया, XL बराबर किसके हो गया, XC के। ये कब स्थिति होती है, ये अनुनाद की स्थिति होती है। ठीक है, किसकी स्थिति, अनुनाद की स्थिति। और अनुनाद की स्थिति में आप जानते हो जो प्रतिबाधा होती है Z, वो प्रतिरोध R के क्या होती है बराबर, और प्रतिरोध R यहाँ कितना है हमारे पास, 200 ओम। ठीक, तो Z या R दोनों की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 200 ओम दे रखी है। ठीक, अब एक समीकरण हमारे पास आई है क्या, कि V बराबर 400 साइन 100 पाई टी, इसकी कंपेयर कर लें तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से V नॉट का मान 400 वोल्ट, और ओमेगा का मान जो है वो 100 पाई, और ओमेगा की वैल्यू अगर तोड़ें तो 2 पाई n या f, 100 पाई से कैंसिल, 2 पंजे 50, f का जो मान है वो 50 हर्ट्ज दे रखा है। ठीक, यहाँ से ये वैल्यू भी आ गई। पूछा गया है आपसे, नंबर 1 पूछा है कि धारा, तो धारा अगर हम जानते हैं, धारा I बराबर B अपॉन क्या होती है, V अपॉन Z। ठीक है, I देखिए R इक्वल टू V अपॉन I होता है उनका नियम, तो यहाँ से I इक्वल टू V अपॉन Z, प्रतिबाधा ले लेंगे या R भी ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे V नॉट ले लीजिएगा, V नॉट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 400 बटे Z की वैल्यू आपके पास कितनी है, 200, तो 200 दूनी 400, तो I की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 एम्पियर। पहला सवाल, पहले पार्ट का आंसर।
ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि L प्रतिरोध पर विभवांतर, प्रतिरोध पर विभवांतर आपको ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध पर विभवांतर आप जानते हैं B बराबर होता है IR, I की वैल्यू 2 है और R का मान आपके पास 200 आया है, 200 दूनी कितना हो जाएगा 400 वोल्ट। ये आंसर हो गया आपके पास B बराबर IR। ठीक, ओम के नियम से ही जानते हैं B बराबर क्या IR। तीसरा क्या है, जब अनुनाद की स्थिति होगी तो L तथा C के बीच में जो विभवांतर होगा, ठीक है, L तथा C के जो बीच में जो विभवांतर होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाता है आपका 180 डिग्री। ठीक, ये सवाल का आंसर है सीधा, जो आपको बताएगा कि आंसर जो होगा क्वेश्चन कि जब अनुनाद की स्थिति हो तो उसके बीच में जो हो जाता है वो होता है आपके पास कितना 180 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। व्यतिकरण की शर्तें का उल्लेख कीजिए और यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई बताइए। ठीक, तो दो शर्तें अगर हम पढ़ लेते हैं, दोनों स्रोतों के कला संबंध स्रोत होना चाहिए, स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की तरंगदैर्घ्य समान होनी चाहिए, स्रोतों से निकलने वाली तरंग की आवृत्ति समान होनी चाहिए और स्रोतों से निकलने वाले तरंगों के आयाम भी, आवृत्ति, आयाम और तरंगदैर्घ्य समान होनी चाहिए और कला कैसे होनी चाहिए, कला संबंध स्रोत होनी चाहिए। यंग का द्विस्लिट आपके सिलेबस से नहीं है इसलिए हम नहीं लेते। ठीक, अगले 9 तरफ क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला नंबर लास्ट अंतिम क्वेश्चन है। देखिए, मैंने इस उत्सर्जक में पीएनपी आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। ठीक है, पीएनपी आपके सिलेबस में नहीं है। सवाल को देखते हैं। प्रकाशिक पथ क्या होता है, n इंटू डी, अपवर्तनांक और d दूरी दोनों के गुणनफल को हम कहते हैं प्रकाशिक पथ। ठीक, एक कांच के घुटने का यह सवाल देखिए कि 6000 एंगस्ट्रॉम है और आपतित होता है, तो गुटके का अपवर्तनांक, तो लैम्डा का मान जो दे रखा है वो 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है और n अपवर्तनांक 1.5। तो कह रहा है कि आपतित और परावर्तित। तो इसको, इस सवाल को देखिए, कोई प्रकाश की किरण आई तो ये परावर्तित हो जाएगी और अपवर्तन की घटना मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित। तो जब परावर्तन का मान होगा, जब परावर्तित होगी तो वहां पे अगर हम आवृत्ति निकालते तो न्यू बराबर होता है C/N। ठीक है, न्यू आवृत्ति होती है तो न्यू बराबर होता है, न्यू बराबर C/λ। ठीक है, तो C की वैल्यू बात करें तो 3 गुणा 10 की पावर 8 और लैम्डा का मान करें तो यहाँ से अगर इसको चेंज करेंगे मीटर में तो ये आ जाएगा 6 गुणा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10, 3 जीरो घटा लीजिए तो 10 की पावर -7, तो 6 गुणा 10 की पावर -7। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 7 ऊपर जाएगा तो 3 गुणा 10 की पावर 8 7 15। ठीक, बटे कितना 6, 3 दूनी 6 या 0.5, 2 से 1 को भाग देंगे 0.5 गुणा 10 की पावर 15 हर्ट्ज, ये आवृत्ति आ जाएगी। ठीक है, तो आवृत्ति नहीं बदलती है चाहे कोई सी भी घटना हो, अपवर्तन की या परावर्तन। तो अपवर्तन और परावर्तन में आवृत्ति क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, आपसे पूछा है चाल, तो परावर्तन की घटना में चाल भी समान रहेगी। अगर ये बात करें किसकी, परावर्तित की, तो परावर्तित के लिए अगर फार्मूला बात करें तो परावर्तित के लिए जो चाल हो जाएगी वो सेम ही रहेगी। प्रकाश की चाल जो होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगर किसकी बात कर रहे हैं, ये परावर्तित की, तो परावर्तित में चाल चेंज नहीं होती, ना तरंगदैर्घ्य चेंज होगी, तो तरंगदैर्घ्य भी क्या रहेगी, सेम रहेगी आपके पास 3 गुणा, तरंगदैर्घ्य भी आपके पास कितनी दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, अपवर्तित के लिए। तो अपवर्तित में चेंज होगा, तो अपवर्तित में बात करेंगे। ठीक है, अपवर्तित की अगर बात करें तो अपवर्तित में चेंज होगा और अपवर्तित के लिए अगर हम फार्मूला की बात करें तो अपवर्तित के लिए फार्मूला हो जाएगा अपवर्तित का लैम्डा m बराबर λ/n। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास 6000 दे रखी है और ये 1.5, पॉइंट हटाएंगे 0, 15 चौका 60 मतलब 4000, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और चाल की चाल बात करें तो V बराबर C/N, तो C की वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर 8 और N आपको 1.5, 1.5 दूनी 3, तो जो V होगा वो 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पूरा सवाल हो गया। दोनों आपसे, ये अपवर्तित के लिए होगा, ये परावर्तित। परावर्तित में चाल वही रहेगी जो प्रकाश की चाल है और तरंगदैर्घ्य 6 गुणा 6000 एंगस्ट्रॉम। तो आवर्ती दोनों के लिए ये हो जाएगी। ठीक है, आवर्ती चेंज होती है, इसके लिए भी यही होगी, इसके लिए भी यही होगी। ठीक है, आई होप
ये आपका जो वाला 346 VT है ये पूरा हो गया है, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, और काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हमें कमेंट कीजिएगा। अगर कोई आप चाहते हैं कि हमसे अभी कोई बदलाव, तो हमारे कमेंट भी कर सकते हैं हमारे, ठीक है, हमको कमेंट में आप बता सकते हैं कि हमको कभी और क्या बदलाव करने हैं, ठीक है। और आपको अच्छा लगा हो तो हमारे लाइक कीजिएगा और नीचे लिखिएगा कि हमें अच्छा लगा है, ठीक, तो हमारा उत्साह और बढ़ेगा, हम भी और मेहनत कर पाएंगे, ठीक है। और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।